नमस्कार। जिया लिटरेचर में आपका पुनः स्वागत है और मैं हूँ जयंती त्यागी। इससे पहले आपने भाग 4 सुना था और उसमें आपने सुना था कि अगर बर्फ़ न गिरी होती और मौसम साफ़ होता तो शायद वह गुफा में ही हीरावती के एक दो प्रेमियों से टकरा जाता। अब इससे आगे उस दिन भी हीरावती न जाने कब तक चूल्हे के पास भूखी बैठी कांपती रही। कभी खांसता, कभी उसांसे भरता, कभी अकारण ही कराहता श्रीधर करवटें बदलता रहा। पर अंत में भूखा भिक्षु विवाह भोज के 56 व्यंजनों की जूठन देख एक बार फिर अपना विवेक, संस्कार, निष्ठा सब भूल भाल कर जूठी पत्तलों की ओर बढ़ गया। हीरावती, उसने थर्राए भर्राए कंठस्वर से पुकारा। और फिर हीरावती भला क्यों चूकती? छठे दिन कड़ी धूप ने बर्फ पिघलाकर बहा दी थी। हीरावती टूटे वृक्षों की टहनियाँ बटोरने चली गई थी। खिड़की पर श्रीधर खड़ा हुआ ही था कि सुदूर घाटी से गूंजते शिवालय के घंटे की ध्वनि सुन उसका रोम रोम सिहर उठा। पूर्वकृत पापों ने बहुत दंड दे दिया। प्रभु, उसने अदृश्य शिवलिंग की ओर हाथ जोड़े। मुझे क्षमा करो और शक्ति दो, कहता वह बिना गुहा की ओर दृष्टिपात किए तीर सा निकल गया। फिर उसने अपने ग्राम की देहरी आज तक नहीं लांघी। शनि की दशा की भांति उसके जीवन में आ गई हीरावती की क्रूर दृष्टि को उसने कवच कीलकों से प्रवाहहीन कर दिया। एक लंबे अरसे तक वह देश प्रेम का अनोखा दुस्साहसी दीवाना बना फिरता रहा। न उसे ललमुहे गोरों का भय था, न पुलिस की लाठी का। एक बार हीरावती का समाचार उसे जेल में ही मिला था। उसी का परिचित एक साथी उसे जेल में मिलने आया था। अपने गांव की हीरावती भी तो इसी जेल में थी। आज ही बरेली ले गए हैं उसे। हीरावती सहसा अल्मोड़ा जेल की काली चार दीवारी पर असंख्य सुर सुंदरियां और नाग कन्याएं अंकित हो गईं। हीरावती, वह क्या करने आई थी यहाँ? और फिर तो उसके जघन्य अपराध की विस्तृत वर्णना सुनकर श्रीधर स्तब्ध रह गया। अलकनंदा में अपने नवजात शिशु पुत्र की मूड़ी डुबोए हीरावती को ग्राम के डाकिये ने देखा और जब तक वह भागकर पटवारी को बुला लाया, नन्ही लाश को तीव्र लहरें अदृश्य कर चुकी थीं। ऐसी बेहया नंगी औरत, उसका साथी कह रहा था, हमारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाकिम ने पूछा, हीरावती देवी, क्या यह सच है कि तुम अपने बच्चे की मूड़ी नदी में डुबोए बैठी थी? सिर झुकाए वैसे ही मुस्कुराती रही हरामी, जैसे तुम्हारी अदालत में मुस्कुराती रही थी। किसका था? हाकिम ने पूछा। किसका था? हाकिम ने पूछा तो बोली, सरकार, आप तो दिन रात पहाड़ों का दौरा करते हैं, कई झरनों का पानी पीते होंगे, कभी आपको जुकाम भी हो जाता होगा। क्या आप बता सकते हैं कि किस झरने के पानी से आपको जुकाम हुआ है? कट कर रह गए हम लोग। अब भुगत रही है हत्यारिन। आज इतने वर्षों पश्चात उसी हत्यारिन की स्मृति श्रीधर को विह्वल कर रही थी। क्या अब भी वहीं रह रही होगी? क्या सचमुच ही उन सुकुमार हाथों ने अलकनंदा की तीव्र हिम शीतल लहरों में किसी नन्ही सी देह को निर्ममता से बहा दिया होगा? श्रीधर ने हाथ की घड़ी देखी। भाषण की एक भी आवृत्ति पूरी न कर पाया था। न जाने किन किन चिंताओं के गड़े मुर्दे उखाड़ने में स्वयं ही सिरदर्द मोल ले लिया। चिंताएं भी क्या एकाध थीं। रुगड़ा पत्नी का चिड़चिड़ा बिलासी स्वभाव उसे बुरी तरह उबा देता और वह वन बिलाव सा अनावश्यक दौरों में जंगलों की खाक छानता फिरता। चारों पुत्रियों का विवाह कर चुका था, पर
चारों जमाताओं की ठगी प्रथा को विलियम बेंटिंक की ही भांति जड़ से उखाड़ने के प्रयत्न में वह घर भर से बैर मोल ले चुका था। उधर इकलौते पुत्र ने लड़कियों के से बाल बढ़ा लिए थे और पुरखों की कुल कीर्ति पर झाड़ू फेर कर रख दी थी। विद्यार्थियों की हड़ताल हुई तो काला झंडा लिए उसके कुल दीपक ने ही स्वयं पिता का पुतला जला विद्यार्थी समाज में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया था। जहाँ नेता का पद प्राप्त करने में पिता को सर्वस्व त्यागना पड़ा था, वहाँ पुत्र ने 3 ही दिन में 7 बसें जला, असंख्य सरकारी इमारतों की बेंच तोड़, एक रेलगाड़ी उलट नेता का सर्वोच्च पद अनायास ही प्राप्त कर लिया था। उसी अशांति से बचने श्रीधर सिर मुंडाकर घर से भागा तो ओले पड़ने लगे। अपनी जन्मभूमि के सूखाग्रस्त इलाके का हवाई दौरा करने निकला और उस विस्मृत घाटी में खंखाड़ से ताजमहल के गुंबद ने दबे नासूर को फिर उभार दिया। सॉरी सर, पीए ने खिसियाए विवश स्वर में कहा। आपसे मिलने एक पगली सी औरत आई है, कहती है कि आप ही के गांव की है, बस दर्शन करके चली जाएगी, मानती ही नहीं। पीए अपना वाक्य पूरा भी न कर पाया था कि पगली सी औरत सिर पर मैली पोटली में गुड़ की भेली बांधे सजे कक्ष के रेशमी पर्दे के पास फटे पैबंद सी चिपक गई। यह कैसे आ गई यहाँ? क्या मेरी इच्छा शक्ति से खींच लाई? मन ही मन श्रीधर सोचने लगा, पर विरोधी पक्ष भी की दुधारी तलवारों से दिन रात जूझने वाला सेनानी चौकन्ना हो गया। उसका पीए एक नंबर का घाघ था। कहीं हीरावती के कलुषित अतीत का आंशिक विवरण भी सुन लिया होगा तो प्रेस रिपोर्टर की सतर्कता से मन की कलम संभाल ली होगी पट्टे ने, और दिन रात अपने कई सहकर्मियों की चरित्र हत्या को क्या स्वयं दिन दहाड़े नहीं देख चुका है? आओ आओ बहन हीरावती, उसने हंसकर कहा। हीरावती चौंकी। अब तक वह मुग्ध दृष्टि से श्रीधर के विलासी कक्ष के भित्ति चित्रों को ठीक वैसे ही देख रही थी जैसे 25 वर्ष पूर्व श्रीधर ने उसकी गुहा भित्ति को देखा था। बैठो हीरावती, क्लांत स्वर में अप्रणयी का घर्राया आह्वान नहीं था। यह तो एक थका मांदा पथिक दूसरे पथिक को 2 घड़ी साथ बैठकर सुस्ताने का स्नेहपूर्ण निमंत्रण दे रहा था। पर सकुची सिमटी सी हीरावती मखमली सोफे पर नहीं बैठी। वह सिर की पोटली बिना उतारे ही श्रीधर के चरणों के पास ऐसे बैठ गई जैसी गली के शरारती छोकरों के ढेले पत्थरों से नित्य मारकर भगाई गई कुतिया को बहुत दिनों से बिछुड़े मालिक ने पुचकार कर बुला लिया हो और वह डरती हुई बड़े अविश्वास से आगे बढ़ रही हो। हीरावती, तुम चुप क्यों? श्रीधर का गला भर्रा गया। इतने वर्षों बाद भी इस अलौकिक नारी की उपस्थिति उसे झूमते सम्मोहित नाग सा झुमा रही थी। इतनी झटक गई थी हीरावती, फिर भी छरहरे बालों में चांदी चमकने लगी थी। होठों की मधुर लालिमा नीली पड़ गई थी। निमग्न नैनों की काली भंवर पुतलियों ने कितनी पीड़ा सही थी। उसका लेखा जोखा लिखने में अनाड़ी विधाता ने स्याही आँखों के ही नीचे फैलाकर रख दी थी। फटी बास्केट पर झूलती असंख्य मालाओं के बचे खुचे 2-3 मोती उसके विगत यौवन के बिखरे मोतियों की ही भांति एक मैले से काले पड़े डोरे में बंधे लटक रहे थे। कहाँ रहती हो अब? श्रीधर ने दूसरा प्रश्न पूछा। वहीं साहब के ओडियार में। गला भी न जाने कैसा भारी भारी हो गया था हीरावती का, जिसे विदेशी विस्की वॉइस कहते हैं। ऐसी ही बैठी आवाज़, क्या पीने भी लगी होगी अभागी? तुमने ऐसा क्यों किया हीरावती?
प्रश्न के कंठ से छूटते ही श्रीधर को पसीना छूटने लगा। क्यों कर बैठा ऐसी मूर्खता? क्या वह नहीं जानता था कि हीरावती कभी झूठ नहीं बोलती? जन्मते ही उसने आंखें खोली। हीरावती ने मैली ओढ़नी से आंखें पूछी। मैंने पहचान लिया। अदालत में मैं पहली बार झूठी बनी। तुम्हारी ही कंजी आंखें थीं, वही नाक, वैसे ही टेढ़े होंठ कर मुस्कुराया भी था दुश्मनियाँ। सोचा कि मैं तो बदनाम हूँ ही, तुम्हें कीचड़ में क्यों घसीटूँ। सारा गांव तुम्हें पूछता था, बड़ा होता सब पहचान लेते कि किसका बेटा है। श्रीधर पत्थर की मूरत बना बैठा रहा। चलूँ साहब, चलूँ लाल साहब, मोटर का टाइम हो गया है। बाहर के साहब से कह आई थी कि बस दर्शन करके चली जाऊंगी। और दर्शन करके ही चली गई हीरावती। वह क्या कभी झूठ बोलती थी? न एक शब्द उपालंभ का, न लांछन का, न वाचना का, न अधिकार का। सिर पर मैली ओढ़ने से बंधी गुड़ की भेली धरे वह चली गई। किसने कहा है, इमर्सन ने या किसी और ने, कि संसार की अदालत अभियुक्त को भले ही क्षमादान देकर मुक्त कर दे, स्वयं उसके अंतःकरण की अदालत कभी क्षमा नहीं करती। आज इसी अदालत में बेड़ियों से जकड़ा वर्षों का फरार अपराधी सिर झुकाए खड़ा था। अचानक वह उठा, सिर की टोपी उतारकर दूर पटक दी। एक ग्रामीण की भेंट की गई मोटे ऊन की खुरदरी पंखी निकाल उसने ओढ़नी की भांति लपेट ली। अब कोई नहीं पहचान पाएगा उसे। पिछवाड़े की खिड़की से कूदकर वह सड़क पर निकल आया। इधर उधर देखता वह मंदिर की ठंडी सड़क पर पहुंच गया। ताल की कगार स्पर्श करती ढलने को तत्पर ऊंचे ऊंचे बिलों वृक्षों की लंबी कतार। सूनी सड़क पर ठंड से ठिठुरते एक आध कुली और पंखी में लिपटा किसी ग्रामीण सा गंवारू बना स्वयं श्रीधर। बीच बीच में ताल की हिम शीतल हवा कानों में थप्पड़ से मार जाती और कछुए की तरह गर्दन सिकोड़ लेता। मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर वह सुस्ताने लगा। निभृत मंदिर के सम्मुख लगी छोटी बड़ी घंटियों की कतार को छूते ही जल तरंग की मधुर खनक से देवालय गूंज उठा। वह मीठी खनकती घंटियां श्रीधर को अतीत की विस्मृत घाटी में अंगुली पकड़कर खींच ले गई। इसी गुहा स्थित पाषाण देवी के स्निग्ध सिंदूरी मूर्ति के सम्मुख नतमस्तक हो उसने कितना कुछ मांगा है। पुत्रियों के लिए वर, कर्कशा पत्नी से मुक्ति, कुपुत्र को सन्मति, चुनाव की जीत, पर न तो मोक्ष की आकांक्षा है न वैभव की। पंखी में लिपटा दीन दरिद्र याचक आंखें मूंदे मूर्तिवत खड़ा रहा। क्षण भर को उसे लगा कि शरीर से उपस्थित न होने पर भी काला फटा लहंगा फटफटाती, सिर पर मैली पोटली में गुड़ की भेली धरे डरी सहमी उसकी आदर्शनी गुहा प्रेयसी उसके पास सट कर बैठी करुण स्वर में गा रही है। कैया ने कैया करिया ने करिया, कैया ने कैया करिया ने करिया, करिए छिमा करिए छिमा, करिए छिमा मेरे प्रभु, करिए छिमा मेरे प्रभु, करिए छिमा मेरे प्रभु। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी मेरी आवाज़ में ज़रा भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे इसी प्रकार की और कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।